नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शिव शक्ति पाठशाला में। तो उम्मीद है सभी की तैयारी बहुत बढ़िया हो रखी होगी और कुछ लोग तैयारी कर भी रहे होंगे। तो आज हम लोग 18 फरवरी मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे। तो इससे ही तुम्हें अंदाज़ा लग जाएगा कि शाम वाला पेपर कैसा होने वाला है और अपनी आंसर की एकदम सटीक और बहुत बढ़िया आंसर की देखने वाले हैं। तो जल्दी से सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए, अगर सेशन अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए अब ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे बहुत अच्छी तरीके से। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, श्यामल आया। क्या आया है? श्यामल। ये जो श्यामल आया है, इस श्यामल शब्द का जो तत्सम पूछा गया, इस श्यामल शब्द का तत्सम पूछा गया है। तो सब लोग जानते हैं तद्भव पूछा गया है। तो श्यामल शब्द है वो किसका तद्भव होता है? इसमें यह पूछा गया जो श्यामल शब्द है किसका तद्भव होता है। तो सबको पता है श्यामल अर्थात सांवला कहते हैं। क्या कहते हैं? सांवला। तो पहले वाले प्रश्न का जिन लोगों ने आंसर डी लगाया है, सांवला लगाया है, हो सकता है किसी का डी पर लिखा हो, किसी का बी पर लिखा हो, लेकिन वो सही है। तो पहले वाले का आंसर सांवला हो जाएगा। बोलो एकदम करेक्ट है पॉइंट। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो पहले का आंसर पता चल गया है, दूसरा देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है शाखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है? तो शाखा मृग है। अब एक बात बताओ, शाखा मृग, शाखा पर कौन रहता है? क्या हाथी रहता है? गलत है। क्या सिंह रहता है? गलत है। शुतुरमुर्ग क्या रहता है? नहीं। कौन रहता है? बंदर या कपी। शाखा मृग बोला जाता है, बंदर या कपी को शाखा मृग बोला जाता है। तो जिन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बंदर लगाया है वो एकदम करेक्ट है, 100% सत्य है और तुम्हारे अकाउंट में 2 नंबर ऐड हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छे से देखेंगे, एकदम सटीक आंसर की मिलेगी। गद्यांश वाली आंसर की बहुत अच्छे से देखेंगे इस प्रकार से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक, देखो ध्यान समझिएगा, समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अर्थात समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो क्या यांत्रिकी कहा जाता है? गलत। युग पुरुष कहा जाता है? गलत। उसे क्या कहा जाता है? युद्धपोत। जिस पर सैनिक युद्ध करते हैं उसे युद्धपोत कहा जाता है और सभी को पता भी होगा, एकदम पता होगा। तो जिन लोगों ने आंसर युद्धपोत लगाया है वो एकदम करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए हम तुम्हें कई बार बताए हैं कि जब भी समश्रुति भिन्नार्थक वाला क्वेश्चन आए तो ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। देखिए इसमें यह पूछा गया समश्रुति भिन्नार्थक में कौन सा भेद नहीं है, क्रमबद्धता इसमें मान होती है, क्रम जरूर याद रखना। तो देखिए जरा और जरा, देखो नहीं पूछा गया जरा का अर्थ बुढ़ापा, जरा का अर्थ थोड़ा या कुछ कम, सही लिखा है, क्रम भी सही लिखा, लेकिन उसने क्या पूछा है? कौन सा? गलत है, भेद नहीं है। उसके बाद देखिए अनल, अच्छा अनल का मतलब क्या होता है? आग होता है। ध्यान समझिए, अनल का अर्थ आग होता है, अनिल का मतलब वायु या पवन या हवा होता है। पॉइंट समझ में आया है? अनिल का अर्थ क्या होता है? वायु, हवा या माफ करना, वायु या हवा। अब अनल यहां पर लिखा है, अनल का मतलब आग, और अगर यहां पर क्या लिखा है? यहां पर आग लिखा है, अर्थात यहां पर पहले नंबर पे अगर है तो पहले नंबर पे यहां पर भी होना चाहिए। अनिल यहां पर लिखा है, ये हवा वाला लिखा है दूसरे नंबर पे और हवा वाला यहां पर लिखा होना चाहिए। तो ये इसका क्रम गलत लिखा गया है ना। तो बी वाला ऑप्शन गलत है। उसने यही पूछा था कि कौन सा भेद नहीं है, तो बी वाला एकदम सही है। अच्छा नीड़ का अर्थ क्या होता है? घोंसला, और नीर का अर्थ पानी, सही लिखा हुआ, क्रम भी सही लिखा हुआ है। गज हाथी, गज एक होता है मापक वाला, परिमाण वाला होता है। तो इसमें देखो क्रम बाधा ध्यान रखना, जो लोग क्रम बाधा ध्यान नहीं रखते हैं तो उनका गलत हो जाता है। तो इस 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये वी वाला जिन लोगों ने लगाया है वो एकदम करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखो, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत एक मान सकते हैं, एक विवादित प्रश्न मान सकते हैं, छोटा सा। ये प्रश्न क्या है? खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा। ये बात सही भी लग रही है, लेकिन एक बात बताओ, खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, क्या हम इसको ऐसा नहीं बोल सकते हैं खिड़की खुलने पर प्रकाश आएगा? अच्छा एक बात बताओ, क्या इसमें कारक तुम्हें लग रहा है? कारक तो नहीं लग रहा है। वचन भी सही लिखा है कि भाई प्रकाश आएगा, सही लग रहा है। लिंग भी सही लग रहा है, सब सही लग रहा है। कारक भी इसका हिसाब से सही लग रहा है देखा जाए तो। ये जो इसकी जो वाक्य रचना है ये गलत लिखी हुई है। खिड़की खुलने पर प्रकाश आएगा ना कि से। अच्छा खिड़की खुल जाएगी क्या उससे प्रकाश आएगा? नहीं, खिड़की खुलने पर प्रकाश आएगा। तो इसके हिसाब से ये वाला सही है, 5 का डी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। देखो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या है? ये आया हुआ है लिंग से। देखिए
ये पूछा गया कौन से शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं, प्रायः पुल्लिंग होते हैं, अर्थात अधिकांशतः जो शब्द पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से, देखिए ध्यान समझिए। समुद्रों के नाम, ध्यान समझिए, नदियों के नाम स्त्रीलिंग भी होते हैं पुल्लिंग भी होते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती सब स्त्रीलिंग है, तो ये गलत है। ब्रह्मपुत्र केवल पुल्लिंग है, तो उसने क्या पूछा, अधिकांशतः पूछा, तो नदियां तो ये स्त्रीलिंग है। भाषा स्त्रीलिंग होती है, तिथि स्त्रीलिंग होती है। भाई आज कौन सी तिथि है, तो स्त्रीलिंग हुई ना। लेकिन समुद्रों के नाम, महासागरों के नाम, सागरों के नाम अधिकांशतः पुल्लिंग होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए होगा। तो जिन लोगों ने समुद्रों के नाम लगाया है वो एकदम सही है और तुम्हारे अकाउंट में ऐड होते हैं 2 नंबर और। अच्छा, सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दो एक बार सभी लोग जल्दी से, और शेयर कर दीजिए जरूर। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित इसमें किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। देखो ध्यान समझिए, किस शब्द का प्रयोग एक वचन में, हस्ताक्षर किए जाते हैं, तो ये अलग है, मतलब इसके हिसाब से गलत है। दल बहुवचन होता है, लोग बहुवचन होता है, ये सभी के सभी एक वचन में रोमकूप आता है। क्या आता है, रोमकूप। बोले रोमकूप क्या होता है, जहां से रुआं निकलता है उसे छिद्र को कहते हैं रोमकूप। तो जिन लोगों ने ये लगाया है वो एकदम सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। अलमारी में कपड़े रखे हैं, अलमारी में कपड़े पड़े हैं। अच्छा, अलमारी में विभक्ति किसकी होती है, में और पर विभक्ति किसकी होती है, तब आंसर आएगा अधिकरण कारक की। जहां पर हमें स्थान सूचक, समय सूचक पता चल जाए तो वहां पर अधिकरण कारक होता है कि भाई कपड़े कहां पड़े हैं, अलमारी में पड़े हैं, अर्थात हमें स्थान पता चला है, तो जहां पर स्थान और समय पता चल जाए तो वहां पर अधिकरण कारक होता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिए। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बनाकर में कौन सा प्रत्यय है। देखिए बादो होगा नहीं क्योंकि पहले आ गया, रा नहीं होगा, गलत है। अब या तो अर होगा या तो कर होगा, तो फिर बात आती है कि सही कौन सा होगा, कर होगा या अर होगा। तो देखिए जिन लोगों ने इसका अर्थ कर लगाया है, जिन लोगों ने इसका आंसर कर लगाया है, बस वही सही है। और मान सकते हैं कि इसमें अर भी निकल रहा है, मान सकते हैं, लेकिन अर निकलने से वो सही नहीं माना जाएगा। तो ये कर वाला सी वाला ऑप्शन, हाँ सी इसलिए हम बोल रहे हैं, इसके हिसाब से सी है। तुम्हारे पेपर में और भी कुछ नंबर पे लिखा हो सकता है, बी पर लिखा हो, डी पर लिखा हो, खैर इसका आंसर कर वाला सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान समझिए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा। और तुम्हें एक अंदाजा लग रहा होगा कि यूपी पुलिस में कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आए हैं। देखिए तरावट में शब्द लिखा है तरावट में प्रत्यय पूछा गया, अब इसको तोड़ दो। क्या तराव होगा, टा नहीं, गलत है। क्या तरा प्लस आवट, भाई तरा नहीं होता तर होता है। क्या होता है, तरा नहीं होता है, क्या होता है, तर होता है। तर प्लस आवट किसमें है, तर प्लस आवट, ये डी ऑप्शन में है। तो जिन लोगों ने तर प्लस आवट लगाया है वो एकदम सही है। और देखिए ये क्वेश्चन सभी के सभी एक मान सकते हैं, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 11 है, आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है। आराम कुर्सी, तो भाई इसका आंसर कौन नहीं जानता, आराम की कुर्सी या आराम के लिए कुर्सी। तो विभक्तियां किसमें आती हैं, विभक्तियों का प्रयोग कारक में किया जाता है। और कारक किसमें आते हैं, कारक कर्मधार में नहीं आते, अव्ययी भाव में नहीं आते, द्वंद्व समास में नहीं आते, किस में आते हैं, तत्पुरुष समास में आते हैं। किस में आते हैं, तत्पुरुष समास में कारकों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, अर्थात तत्पुरुष समास। बोलो अच्छा प्रश्न है। चलिए पॉइंट समझ में आया होगा, अच्छा पसंद आ रहा होगा, लाइक जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर इसके बाद 11 के बाद हो सकता है 12, वो आगे तुम्हें मिल जाएगा, बिल्कुल परेशान मत हो। अच्छा प्रश्न है, वो भी हो सकता है इसमें नहीं लग पाया गलती से। चलिए इसको देखिएगा, जैनेन्द्र लिखा होता है, इसका संधि विच्छेद। अच्छा एक बात बताओ, हमने तुम्हें समझाया था कि जब भी इंद्र वाला आए तो हमने तुम्हें समझाया था कि इंद्र में छोटी ई होता है, और जब ईश वाला आए तो ईश में ईश बड़ी ई होता है। ये समझाया था हमने बहुत अच्छे से। तो देखिए जिसमें इंद्र छोटा लिखा है, ये देखो एंद्र गलत है, एंद्र गलत है। अब दो में बात आती है, देखो जैने नहीं होता है, जैन प्लस इंद्र, अर्थात इसका आंसर डी हो जाएगा, जैन प्लस इंद्र। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत अच्छा, हमने इसलिए तुम्हें बताया था कि जब भी इंद्र वाला आए तो वहां पर इंद्र किया जाएगा, और जगदीश वाला आए उसमें वहां पर ईश किया जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14,
बहुत अच्छे, अभी 2 दिन पहले ही बताया था ब्राह्म चिन्ह के बारे में। विवरण चिन्ह किसे कहते हैं, विवरण चिन्ह किसे कहते हैं, ये विवरण चिन्ह तो हमने समझाया था। विवरण चिन्ह इस प्रकार का चिन्ह बनाया था, और ये कहां पर लिखा हुआ है, ये कहां पर लिखा हुआ, सी ऑप्शन में लिखा हुआ विवरण चिन्ह। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, जो इसमें ये इस प्रकार का बना हुआ है, सी वाला विवरण चिन्ह कहते हैं। और ये वाला गलत है, ये वाला उद्धरण का बना हुआ, ये अलग अलग लिखे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये बहुत अच्छा है, देखो जब हमने तुम्हें सर्वनाम और विशेषण पढ़ाए थे तो हमने बहुत अच्छे से तुम्हें बताया था, और विशेषण के अंतर्गत तुम्हें बताया था एक परिमाणवाचक और एक संख्यावाची। परिमाणवाचक में चीजें, देखो ध्यान समझिएगा, परिमाणवाचक में चीजें कैसी आती हैं, माप तौल वाली, नापने वाली चीजें, और संख्यावाची में कौन सी आती हैं, गिनने वाली चीजें। अब एक बात बताओ कि इसमें पूछा गया है कि कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है। चौड़ा शब्द तो होगा नहीं, ताजगी होगा नहीं, दो में डाउट होगा, 10 मीटर या दर्जन। अब 10 मीटर कपड़ा, देखो भले ही 10 का प्रयोग किया गया है संख्या का, लेकिन एक बात बताओ किसके लिए प्रयोग हुआ है, मीटर कपड़ा के लिए। तो कपड़ा गिना जाता है कि मापा जाता है, तब आंसर आएगा कि कपड़ा तो मापा जाता है। तो फिर ये वाला आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये परिमाण के अंतर्गत चला जाएगा। अब दर्जन जो शब्द है ये गिने जाते हैं, 12 संख्या गिनी जाती है, तो ये मान सकते हैं। तो इसका आंसर सी वाला सही होगा। दर्जन शब्द जिन लोगों ने लगाया है वो एकदम करेक्ट है। बात समझ में आई होगी, और हमने तुम्हें समझाया भी था कि परिमाण में और संख्यावाची में एक निश्चित अंतर क्या होता है। चलिए, परिमाण में नापने मापने वाली चीजें और संख्यावाची में गिनने वाली चीजें, समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16, बहुत अच्छा आया हुआ है। मच्छर भिन्न भिनाते हैं, मच्छर भिन्न भिनाते हैं, इसमें कौन सी क्रिया है। देखिए, प्रेरार्थक क्रिया किसे कहते हैं, जहां पर कर्ता स्वयं ना कार्य करके दूसरे से कार्य करवाए। बोलो बात समझ में आई। तो भाई ऐसी तो यहां पर बात नहीं की गई है। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, जहां पर एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया की जाती है, ये भी नहीं है। संयुक्त क्रिया में एक क्रिया, क्रिया के पद 2 होते, गलत है। इसमें कौन सी क्रिया है, नाम धातु क्रिया। क्या हो जाएगी, नाम धातु क्रिया। हथियाना, पकाना, ये किसमें आते हैं, भिन्न बनाना, भिन्न बनाते, ये किसमें आता है, नाम धातु क्रिया। तो जिन लोगों ने नाम धातु क्रिया लगाया है वो एकदम सही है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, बहुत अच्छा है। क्वेश्चन क्या है, लता मंगेशकर गीत गा रही है, गीत गा रही है, बस यहां पर ध्यान दीजिएगा, गा रही है, वर्तमान में अभी वो गा रही है, अर्थात तात्कालिक। और हमने समझाया था कि तात्कालिक वर्तमान काल या अपूर्ण वर्तमान काल एक ही होता है। तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। देखिए संदिग्ध क्या होता, लता मंगेशकर गीत गाती होगी तो हो जाएगा संदिग्ध। सामान्य भूतकाल तो है नहीं, और ना ही सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल में क्या मिलता है, ता है और ती है, ते है, तो ऐसा तो प्रयोग नहीं किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ये वाला, अपूर्ण प्रवृत्त या वर्तमान काल। बात समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। देखिए ध्यान से, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इसमें पूछा गया है कौन सा वाच्य है। अच्छा एक बात बताओ, हमने एक पहचान बताई थी कि जब कत्रवाच्य क्या पहचान होती है, कत्रवाच्य की क्या पहचान होती है, कत्रवाच्य की। तो कत्रवाच्य में क्या क्या मिलता है, कत्रवाच्य में क्या मिलता है, कर्ता के बाद ने विभक्ति होगी या तो कोई विभक्ति नहीं। अच्छा, कर्मवाच्य की विभक्ति, कर्मवाच्य की क्या पहचान होती है कि कर्ता के बाद या तो द्वारा होगा, या तो द्वारा होगा, या तो से होगा। अब देखिए, मजदूरों के द्वारा, द्वारा किसमें आता है, कर्मवाच्य में। किसमें आता है, कर्मवाच्य में। तो जिन लोगों ने इसका आंसर कर्मवाच्य लगाया है वो एकदम करेक्ट है। बोलो बात समझ में आई, पॉइंट क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। ठिठक जाना, ठिठक जाना इसे क्या कहते हैं। कहीं भाई, कहीं तुम जाते हो, चलते चलते रुक जाओ, तो उसे क्या कहा जाता है, रुक जाना। क्या, चलते चलते रुक जाना, उसे कहते हैं ठिठक जाना, उसे कहते हैं ठिठक जाना। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत सरल है, इसमें ज़्यादा कुछ बताने की बात नहीं है, मुहावरा है छोटा सा, इसमें कुछ विशेष बात नहीं की गई है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर देखिएगा। क्वेश्चन आया, ये देखिए, अभिज्ञ आया, ये हमने लाइव क्लास में तुम्हें कराया था। अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है, सर्वज्ञ होता है। नहीं, सर्वज्ञ मतलब जो सब कुछ जानता है। अल्पज्ञ क्या होता है, जो कुछ जानता है। विज्ञ तो होगा नहीं।
अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? अनभिज्ञ। अभिज्ञ का क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ए सही है, एकदम करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। देखिए अब बात आती है कि ये 20-22 वाला कहाँ अभी मिलेगा, आगे मिलेगा। कोई क्रम खाली ऊपर नीचे हो गया, बस परेशान मत होइए। निम्नलिखित में से संबंधात्मक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है ये ध्यान देना, नहीं तुम जल्दबाजी में है पढ़ जाओ और आंसर गलत कर दो। संबंधात्मक में देखिए जिसका उसका, ये संबंधात्मक में आता है, सही है। जो सो, जो काम करेगा सो पाएगा, जो जागेगा सो पाएगा, ये भी सही है। जो, ये भी सही है। अच्छा, आपको जो शब्द है, आपको या तुमको, ये किस में आते हैं? ये पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। आपको, तुमको मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो जिन लोगों ने आपको लगाया है ये वाला, तो बस वही है, क्योंकि ये संबंधात्मक नहीं है, ये सभी के सभी संबंधात्मक हैं। बोलो बात समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर 21। अब देखिए 20 के बाद वो वाला थोड़ा क्रम इसका अरेंजमेंट हो गया है, परेशान मत होइए। वैसे सही तो सही है सभी के सभी। देखिए ध्यान से, बहुत सटीक आंसर की होने वाली है, बहुत अच्छे से। अब तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि कितने नंबर तुम्हारे बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित शब्द में लोकोक्ति कौन है? अच्छा एक बात बताओ, लोकोक्ति और मुहावरे में हमने अंतर तुम्हें समझाया था, बहुत अच्छे से अंतर समझाया था। लोकोक्ति होती है, कहावत होते हैं, और लोक प्लस उक्ति से बना होता है। और लोकोक्ति में एक मैंने पहचान बताई थी कि उसमें ना वर्ड का प्रयोग बहुत कम किया जाता है, ना वर्ड का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। देखिए आस्तीन का सांप होना मुहावरा, आंख चुराना मुहावरा, कठपुतली होना मुहावरा, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, यही वाला आंसर इसका होगा। यही लोकोक्ति है। हमने लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर बहुत अच्छे से समझाया था। क्या अंतर होता है? लोकोक्ति में ना वर्ड का प्रयोग बहुत कम किया जाता है, बहुत कम, और मुहावरे में 99% मान सकते हैं कि वहां पर ना वर्ड का प्रयोग अवश्य किया जाता है। आस्तीन का सांप होना ना आया, बोले मुहावरा, आंख चुराना मुहावरा, कठपुतली होना मुहावरा, तो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर पढ़ रहे हैं। देखिए ये हमने जब तुम्हें रस चैप्टर पढ़ाया था तो हमने तुम्हें ये बताया था जो रस होते हैं 9 होते हैं, 10वां रस और 11वां रस। 10वां रस कौन सा बताया था? बात्सल रस। कौन सा बताया था? बात्सल रस। अच्छा बात्सल रस किसने दिया था? तब आंसर आएगा किसने दिया था? विश्वनाथ ने। किसने दिया था? विश्वनाथ ने। और 11वां रस किसने दिया था? 11वां रस किसने दिया था? तो आंसर आएगा कि 11वां रस तो दिया था रूप गोस्वामी ने। किसमें दिया था? रूप गोस्वामी ने। अब प्रश्न ध्यान समझिएगा, हिंदी साहित्य में बात्सल रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस है? बात्सल रस को मिलाकर, अच्छा 9 रस होते हैं, 10वां रस उसने मिलाना है बात्सल रस, तो भाई 10 ही रस तो हो पाएंगे, 10 ही रस तो हो पाएंगे, 9 रस तो होते हैं, केवल तुम्हें बात्सल को मिलाना है तो क्या हो जाएगा? 10 रस। अगर वो ये कह देता कि हिंदी साहित्य में बात्सल रस की जगह कर देता भक्ति रस को मिलाकर, तो भक्ति रस होता है 11वां रस गिनती में, तो जब 9 में 11वां वाला जोड़ा जाता है तो 10वां ऑटोमेटिक बीच में जुड़ेगा, तो वहां पर आंसर 11 हो जाता। लेकिन उसने भक्ति रस की बात नहीं की है, क्योंकि भक्ति रस 11वें नंबर पे आता है, तो 10वां वाला पूछा है। 10 1 में 9 1 प्लस से कितना हो जाएगा? 10। बोलो बात समझ में आई होगी, बहुत अच्छे से बताया था। बात्सल रस विश्वनाथ प्रताप ने दिया था और भक्ति रस रूप गोस्वामी ने मधुर रस नाम दिया था। बोलो पॉइंट क्लियर है एकदम? अच्छा पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दो एक बार, अवश्य लाइक करिएगा। देखिए तुम्हारा एक लाइक बहुत अच्छे हमें हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। चलिए आगे देखते हैं, अलंकार शब्द आया। देखिए अलंकार से क्वेश्चन आया। अब अलंकार तुम्हें हमने कितने बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है, बताओ इसमें क्या है? नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा। नील गगन, एक बात बताओ, नीला गगन सा शांत हृदय, अर्थात नीले आकाश जैसा हमारा हृदय शांत हो रहा है। हृदय और आकाश की आपस में तुलना की गई है, तो जहां पर तुलना की जाती वहां पर कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। और उपमा अलंकार के जो 4 शब्द जो भेद अंग माने जाते हैं, और चारों के चारों है, उपमेय है, उपमान है, वाचक शब्द है और साधारण गुण धर्म सभी के सभी हैं, तो इसमें उपमा अलंकार है। अन्योक्ति है नहीं, संदेह है नहीं, विरोधाभास तो बात ही नहीं की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर ए होगा, उपमा अलंकार। नेक्स्ट आगे देख रहे हैं
क्वेश्चन नंबर 25, ये इसमें पूछा गया है हरि शब्द का अनेक आरती शब्द नहीं है। देखो हमने तुम्हें पहले ही समझाया था कि अनेक आरती शब्द पर्यायवाची शब्द आने ही हैं और हर पेपर में अनेक आरती शब्द आ रहे हैं। तो ध्यान समझिए, हरि का अर्थ क्या क्या हो सकता है। हरि का अर्थ सिंह भी होता है, सर्प भी होता है, सूर्य भी होता है, लेकिन हरि का अनेक आरती शब्द दूध नहीं होता है। तो जिन लोगों ने इसका आंसर दूध दिया है वो एकदम करेक्ट है और उन्हें समझ में भी आया होगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा देखिए, बताओ। अब बताओ, क्या तुम्हें वीडियो खोलकर दिखानी पड़ेगी कि इसका आंसर कौन सा होगा। कितनी बार हमने तुम्हें समझाया था कि जो छंद होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, मात्रिक, बार्डिक और मुक्तक। और बार्डिक मात्रिक के अंतर्गत 3 आती हैं। कौन सी आती हैं? दोहा, रोला, बरबय, उल्लाला, ये सभी की सभी उसमें आती हैं। लेकिन विषम मात्रिक, इसमें एक बात बताओ, विषम मात्रिक छंद कौन कौन सी होती है? एक कुंडलिया होती है और एक कौन सी होती है? छप्पय होती। कौन सी होती है? एक कुंडलिया और छप्पय। कुंडलिया में कौन कौन सी होती हैं? दोहा, रोला। कुंडलिया में कौन कौन सी होती हैं? दोहा, रोला। दोहा, रोला, यही तो पूछा गया। और हमने तुम्हें क्लास में समझाया भी था कि डायरेक्टली पूछ देता है कुंडलिया में किस छंदों का योग होता है, दोहा और रोला का। तो कुंडलिया छंद है। और छप्पय में कौन कौन सा होता है? दोहा, माफ करना, रोला और उल्लाला का। रोला और उल्लाला का। चलिए खैर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, दोहा, रोला, कुंडलिया छंद, ठीक है। इसका देखो बहुत अच्छे से हमने तुम्हें समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये गद्यांश बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चन कर लें, गद्यांश तुम्हें हम बाद में समझाते हैं बहुत अच्छे से। देखिए, सूर सागर, सूर सागर की कृति इनमें से कौन सी नहीं? कितनी बार हम तुम्हें समझाते थे सूर सागर किसकी है। सूर सागर किसकी है? सूरदास की। सूर सागर की है सूरदास की। सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी कितनी बताई थी, भ्रमर गीत वगैरह सब बताई थी, सूरदास की। और ये कृष्ण भक्ति शाखा के गुरु हैं, सगुण भक्ति के अंतर्गत आते हैं। सिही रुनकता नामक गांव में इनका जन्म हुआ था, वर्तमान में ही आगरा जिले में पड़ता है। बहुत अच्छे से समझाया था, क्या बात है। बताओ कितना अच्छा पेपर आया है, बताओ कितना पढ़ाया हुआ पेपर आया है। तो एक बार लाइक कर दीजिए जल्दी से और शेयर जरूर कीजिएगा, बाद में अपने स्टेटस पे लगाइए ताकि सभी लोग इस आंसर की अपनी मिला पाए। एकदम सटीक आंसर की होने वाली है। देखिए, इस प्रश्न में बहुत बड़ा डाउट है, बिहारी हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? बिहारी हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ? एक बात बताओ, अपभ्रंश, हाँ ठीक है, अपभ्रंश से हुआ। सौरसेनी से बिहारी हिंदी नहीं निकली है। अब बात आती है कि मागधी अपभ्रंश करें या मागधी करें। अच्छा एक बात बताओ, बिहारी हिंदी का विकास अब मागधी अपभ्रंश करें कि मागधी से करें? देखिए, अपभ्रंश कितने होते हैं? 7 होते हैं। मागधी अपभ्रंश से कौन सी हिंदी निकली है? बिहारी हिंदी। और अर्धमागधी से कौन सी निकली है? पूर्वी हिंदी। तो इसका आंसर मागधी अपभ्रंश होगा। मागधी अपभ्रंश क्यों होगा? देखिए, मागधी अपने आप में भाषा नहीं है। देखिए डी नंबर पे जो लिखा है, मागधी अपने आप में भाषा नहीं है, मागधी अपभ्रंश है। और मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी निकलती है। और बिहारी हिंदी की 3 बोलियां कौन कौन सी आती हैं? भोजपुरी, मैथिली, मगही। तो इसका आंसर होगा मागधी अपभ्रंश। बोलो बात समझ में आई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। भीतर और बाहर यह किस क्रिया विशेषण के हैं? अच्छा बताओ, क्रिया विशेषण की एक हमने ट्रिक बताई थी, कास्पर। कौन सी बताई थी? कास्पर बताई थी। का से कालवाचक, सा से स्थानवाचक, पा से परिमाणवाचक, रा से रीतवाचक। कालवाचक में क्रिया के होने का समय बताया जाता है, सा से बताया जाता स्थान। एक बात बताओ, भीतर बाहर। अब हम तुमसे ये बोल दें वह कमरे के भीतर पढ़ रहा है, भाई कहाँ पढ़ रहा है? तो बोले कमरे के भीतर पढ़ रहा। अब बताएं, हम कमरे के बाहर पढ़ रहे हैं, भाई कहाँ पढ़ रहे हैं? बाहर पढ़ रहे हैं। तो एक बात बताओ, कहाँ पढ़ रहे हैं? भीतर पढ़ रहे हैं, बाहर पढ़ रहे हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे स्थान पता चलता है। तो बोलो बात समझ में आई? पॉइंट क्लियर है? हमने बहुत अच्छे से तुम्हें समझाया था चैप्टर वाइज तरीके से। और प्रश्न देखो वेस्टीज वही का वही छपा हुआ है, पहचानने का तरीका। तो जिन लोगों ने स्थानवाचक लगाया है वो एकदम सही है। नेक्स्ट प्रश्न, मेघ। देखिए इसमें क्या पूछा गया है? मेघ शब्द का पर्यायवाची
कौन सा है? मेघ। मेघ का अर्थ क्या होता है? बादल। लेकिन बादल उसने नहीं रखा है क्योंकि उसे क्वेश्चन अच्छा बनाना है। तो बादल का पर्यायवाची होता है नीरद, तोयद, अम्बुद। तो ये तो नीरद वाला आंसर इसका सही है। तो जिन लोगों ने नीरद लगाया है और वो सही भी है, और किसी स्टूडेंट ने नीरद लगाया भी है, एकदम सही है। बात समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए फिर समश्रुति विन्नार्थक वाला है। क्रम ध्यान दीजिएगा, कुल और कूल, क्रम ध्यान रखना। अच्छा, कुल का अर्थ क्या होता है? कुल का अर्थ, कुल का अर्थ होता है वंश। क्या होता है? वंश होता है। और कूल का अर्थ क्या होता है? किनारा। क्या होता है? किनारा। एक बात बताओ, इसमें ऐसी कोई बात की गई, किनारा बात की गई, शीतल नहीं है। शीतल तट, तट भी बात की गई लेकिन सही नहीं है। देखिए इन दोनों में, देखिए कुल पहले लिखा है तो पहले वंश होना चाहिए। पहले वंश इसमें है कि इसमें है? पहले वंश इसमें है, तो ये वाला इसका आंसर। इसमें देखिए वंश बाद में कर दिया गया है, गलत है। तो इसका आंसर सी है। बोलो बात समझ में आई होगी। सी वाला क्रम बाध्यता मान होती है। हमने तुम्हें बहुत बार समझाया, क्रम जरूर याद रखना। थोड़ी सी लापरवाही कर दी तो गलत हो जाएगा, तुम इस पर क्लिक कर दोगे, लेकिन ये गलत है क्योंकि वंश कुल पहले आया तो कुल का अर्थ वंश, तो पहले वंश होना चाहिए। बोलो बात समझ में आई। ठीक है, चलिए आगे। देखो कितनी बार हमने तुम्हें समझाया है, जो फेंक कर चलाया जाता है, जो हाथ में रखकर चलाया जाता है। देखिए फेंक कर चलाया जाने वाला, फेंक कर चलाया जाने वाला उसे क्या कहते हैं? अस्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्त्र। शस्त्र मतलब क्या होता है? सा मतलब साथ में। शस्त्र मतलब होता है जो साथ में रहता है, अस्त्र मतलब जो फेंक कर चलाया जाता है। तो इसका आंसर ये वाला होगा, और हमने तुम्हें क्लास में समझाया भी था। बोलो बात समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न आया है। रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता कौन है? क्लास में, ऑनलाइन क्लास में, ऑफलाइन क्लास में रचयिता बताया था। तो रामायण के रचयिता हैं तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास। उस समय हमने तुम्हें बताया था इसमें 7 कांड होते हैं, भाषा कौन सी थी, और ये भी बताया था सबसे बड़ा कांड, छोटा कांड सब बताया था। तो ये वाला इसका आंसर सही है। अब देखिए गद्यांश की बात आती है, गद्यांश कौन सा इसका सही आंसर, इसके कौन कौन से होंगे जरा एक बार ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक बार सही से एक बार हम तुम्हें बताते हैं। देखिए गद्यांश को पढ़ने की आदत डाल लो, क्योंकि क्वेश्चन आना ही है, आना ही है। इस एग्जाम में तो आ ही रहे, आगे जो एग्जाम होगा उसके बारे में। सबसे कठिन होता है शीर्षक। देखिए ध्यान से समझिए क्या क्या है। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। सड़क पर ठेला लगाने वाला, दूध वाला, नगर निगम का सफाई कर्मी, बस डॉक्टर, स्कूल अध्यापक, हमारा सहपाठी, और ऐसे ही कई अन्य लोग मिलते हैं। फिर उसके बाद क्या क्या बोला गया? शिक्षा, वेतन, परंपरागत चलन, व्यवसाय के स्तर पर कुछ लोग निम्न स्तर पर कार्य करते हैं। ठीक है, तो कुछ उच्च स्तर पर कार्य करते हैं। लोगों के बारे में बताया गया कि कुल उच्च स्तर पर काम करते हैं और कुल निम्न स्तर पर काम करते हैं। एक माली के कार्य को सरकारी कार्यालय के किसी सचिव के कार्य से अति निम्न स्तर का माना जाता है। इस पंक्ति का मतलब है एक जो माली होता है, जो पौधों को पानी देता है, उसका काम एक अधिकारी जो मान लो सचिव है, उसके काम से निम्न स्तर का माना गया है। लेकिन आगे समझिएगा, किंतु यदि वही अपने कार्य को कुशलता पूर्वक करता है और उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करता है, कौन? माली। माली के लिए बात कही जा रही है। किंतु यदि वही अपने कार्य को कुशलता पूर्वक करता है, उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करता है, तो उनका कार्य उस सचिव के कार्य से कहीं बेहतर है जो अपने काम में ढिलाई बरतता है तथा अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं करता। इसका मतलब है कि अगर माली अपने काम को कुशलता पूर्वक करेगा और जो सचिव है अपना कार्य सही से नहीं करेगा, तो माली वाला काम अच्छा और उच्च स्तर का माना जाएगा। आगे देखिए, क्या आप ऐसे सचिव को एक आदर्शवादी, आदर्श अधिकारी कह सकते हैं? वास्तव में पद महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बात, वास्तव में पद महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण होता है कार्य के प्रति भाव, आत्मसमर्पण, कार्य प्रणाली में पारदर्शिता। बोलो इसमें बात किसकी कही गई? अब ध्यान से समझिए। देखिए गद्यांश को करने के लिए बहुत ध्यान देना पड़ता है कि किस प्रकार का हमें आंसर निकालना पड़ेगा। कभी कभी गद्यांश एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए
कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का तात्पर्य क्या है, कि कार्य प्रणाली में पारदर्शिता तात्पर्य होता क्या, काम करने के ढंग से बरती की स्वच्छ सोच। तो ये कम लग रहा है, देखो लग रहा है कम लग रहा है, एक बार रोक के रखते हैं। काम करने के ढंग में बरती गई दृढ़ता, काम करने के ढंग में बरती गई कुशलता। देखिए इसका आंसर बिल्कुल यहाँ पर हमें मिलता है स्वच्छ सोच से अलावा इससे ज्यादा हमें मिलता है काम करने के ढंग में बरती गई कुशलता। तो इसका आंसर इसकी अपेक्षा, ए वाले की अपेक्षा ये वाला हमें ज्यादा लग रहा है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। एक माली का कार्य सरकारी सचिव से कार्य से बेहतर है, क्यों बेहतर? अभी हमने तुम्हें समझाया था कि एक माली का कार्य सचिव के कार्य से बेहतर क्यों हो जाता, यहाँ पंक्तियों में लिखा गया है। तो उसमें बोला गया था कि दोनों के काम की तुलना उनके पद वेतन से ना की जाए। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। ठीक है, अब माली अपने काम को कुशलता पूर्वक से करे किंतु सचिव ढिलाई से करे। हाँ, यही बात की गई, जरा एक बार और देख लो। सचिव अपने काम को कुशलता पूर्वक से करे, नहीं गलत है। माली अपने काम कुशलता, नहीं गलत है। तो ये वाला वी वाला ऑप्शन एकदम राइट है। यही तो बोला गया था कि माली है अपने काम को कुशलता पूर्वक से करे और सचिव काम ढिलाई से करे, तो उसकी मान्यता ज्यादा होगी। और स्टूडेंट ने ये देखिए बी वाला ऑप्शन लगाया भी है, एकदम सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, उपर्युक्त शीर्षक पहचानिए। कर्मनिष्ठा की महिमा, इनकी बात नहीं की गई, गलत है। ऊंच नीच, हाँ कुछ बात की गई है ऊंच, लेकिन उसका ये ऐसा नहीं कह सकते कि ऊंच नीच है उसका भाव, नहीं गलत है। स्तर भेद गलत है। काम की महिमा दिखाई गई है, इस गद्यांश में काम की महिमा दिखाई गई है और पंक्तियों में समझ में भी आया होगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्या प्रश्न है। देखिए क्या है, सरल वाक्य बनाइए। देखिए सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य हमने बताया था। सरल वाक्य में और, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए, अथवा, अन्यथा या इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक उद्देश्य, एक विधेय होता है। और संयुक्त वाक्य में लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, इसलिए एवं अन्यथा का प्रयोग किया जाता है। देखिए वाक्य क्या है, दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार से काम करते हैं। इसको एक वाक्य में खाली जोड़ दो, बस एक वाक्य में। दैनिक जीवन में हम अनेक ऐसे लोगों से मिलते हैं, और देखिए और का प्रयोग कर दिया गया, ये सरल वाक्य हो ही नहीं सकता है। और का प्रयोग संयुक्त वाक्य में होता है। दैनिक जीवन में हम अनेक विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों से मिलते हैं, एकदम सही। और स्टूडेंट ने ही लगाया भी है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये वाला सही है, इसका आंसर बी होगा। बी अर्थात ये वाला जिन लोगों ने लगाया है बस वही सही है। बोलो बात समझ में आई, बहुत अच्छा, क्या बात है। नेक्स्ट, बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या है। बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची, सामान्य होता है, गलत है। बुरा होता है, गलत है। विभिन्न होता है, गलत है। बेहतर क्या है, ज्यादा अच्छा, कि तुम पहले से बेहतर काम कर रहे हो, अर्थात क्या है कि तुम पहले से अच्छा कार्य कर रहे हो, ज्यादा अच्छा कार्य कर रहे हो। तो इसका आंसर ज्यादा अच्छा आया होगा। बोलो पूरा का पूरा हमने पेपर बहुत बेहतरीन तरीके से सटीक आंसर की से बताया है, समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दीजिए, तुम्हारा लाइक हमारे लिए बहुत अच्छा मायने रखता है। याद रखिए, कुछ तुमसे डिमांड नहीं रखते हैं, केवल बस लाइक और शेयर कर दिया करो, बस इतनी ही तुम लोगों से डिमांड है। तो इतना तो कार्य कर सकते हो। चलिए समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से आंसर भी मिला लिए होंगे। अब देखिए तुम्हें अनुमान हो गया होगा कि हमारे हिसाब से हमने जो पढ़ाया है कितने कितने क्वेश्चन फंस रहे हैं। अब इसके बाद क्या होगा, अगला एग्जाम जो एसएससी जीडी का है और झारखंड पुलिस का है, दो एग्जाम, एसएससी जीडी और कौन सा है, झारखंड पुलिस। इसकी तरफ फोकस करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से और पूरा का पूरा पेपर तुम्हें हम छाप कर दिखाएंगे। बस जुड़े रहिएगा हम लोगों के साथ में। पूरी की पूरी जो फैकल्टी है शिव शक्ति संस्थान की तुम लोगों के लिए एकदम कर्तव्य परायण है, तुम लोगों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। बस एक छोटा सा तुम लोगों से एक डिमांड है, क्या कि शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए बस। अगर यहाँ तक किसी को डाउट है तो कमेंट करिएगा, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करिएगा। चलिए यहाँ तक, जय हिंद, धन्यवाद।